हाय, मैं हूं निशान सर। स्वागत है आपका एग्री क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में। अब हम देखते हैं कि क्लास 10 का जो लेसन 1 था, जिसका 3 वीडियो आपको पहले मिल चुका है, उसका अंतिम वीडियो होगा, लेसन की समाप्ति होगी। उम्मीद है तीनों वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें सारी चीजें बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी। जो डाउट है वो आपने क्लियर कर लिया होगा, कॉल के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से। आज हम इस लेसन को समाप्त करेंगे और आगे की अभिक्रियाओं को एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपका है अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, फिर आपका संचालन है, विकृत गंधिता है और प्रतिऑक्सी कारक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, मतलब उत्पाद का तो निर्माण होगा ही, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ कुछ अवक्षेप, मतलब वैसे पदार्थ जमा होंगे जो अघुलनशील होंगे, मतलब जो जल में घुलनशील नहीं है, उसे हम अवक्षेप कहेंगे। और होने वाली जो अभिक्रिया होगी उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाएगा। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बीकर हम लेते हैं और इस बीकर में सोडियम सल्फेट, एक और बीकर लेते हैं जिसमें हम बेरियम क्लोराइड को लेते हैं। अब दोनों को अभिक्रिया कराते हैं। जब दोनों को एक दूसरे में मिक्स करेंगे, मतलब जब अभिक्रिया कराएंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद इसे यहाँ लिख लेते हैं पहले BaCl2 प्लस Na2SO4, ये दोनों जो अभिक्रिया करते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस बीकर में नीचे व्हाइट कलर का कोई पदार्थ जमा हो गया जो कि जल में घुलनशील नहीं है। मतलब ये जो है ये ठोस अवस्था में, मतलब सॉलिड अवस्था में नीचे जमा है। साथ ही साथ जो घुलनशील पदार्थ था वो आपका यहाँ पर NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड के रूप में उत्पाद उपस्थित है। अब इस रिएक्शन को हम यहाँ पे पूरा करते हैं। यहाँ पर होगा क्या, जो ठोस उत्पाद है यह आपका BaSO4, मतलब बेरियम सल्फेट है, जो अवक्षेप के रूप में नीचे जमा हो गया। और NaCl आपका जो मेन उत्पाद है, मतलब इस अभिक्रिया में हुआ क्या, जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को अभिक्रिया कराया गया तो उत्पाद के रूप में हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड मिला, और अवक्षेप के रूप में जो जल में अघुलनशील होता है बेरियम सल्फेट, वो जल में व्हाइट कलर का अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। अर्थात इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इस अभिक्रिया को जब लिखेंगे तो यहाँ पर हम कुछ भौतिक अवस्था को भी लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर BaCl2 है, तो BaCl2 हम लोग एक्वस के रूप में प्राप्त किए थे, बिलियन, तो वहां पर Aq लिखेंगे। Na2SO4 का भी हम लोग यहाँ पर बिलियन ही लिए थे, इसको भी Aq लिखेंगे, मतलब एक्वस। BaSO4 जो हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर, वो ठोस अवस्था में प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ पर S लिखेंगे, मतलब सॉलिड। और NaCl जो था वो हमें बिलियन के रूप में प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे Aq। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ शिक्षक मतलब कि कंफ्यूज होकर के इस तरह का बता देते हैं कि जो BaSO4 है वो एक्वस है या फिर लिक्विड है, लेकिन ऐसा नहीं। BaSO4 जो जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील वही होगा जो ठोस होगा, तो BaSO4 यहाँ पर S कहलाएगा, मतलब सॉलिड कहलाएगा। तो फिर से अवक्षेपण अभिक्रिया का डेफिनेशन हम समझते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उत्पाद NaCl है, कुछ अघुलनशील पदार्थ जैसे BaSO4 अवक्षेप के रूप में बनते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम आगे की अभिक्रिया की ओर आते हैं। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, दोनों को हम एक साथ समझेंगे। एक साथ समझने के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, जिसमें आपका CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड का अभिक्रिया हम करा लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। जैसा कि उपचयन अभिक्रिया का डेफिनेशन हम सबसे पहले समझते हैं। उपचयन अभिक्रिया में होता क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, मतलब अभिक्रिया से पहले जिस तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं है, अभिक्रिया के बाद उस तत्व के साथ ऑक्सीजन आपका जुड़ जाएगा।
तो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अगर अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन की अगर कमी होती है, मतलब जिस तत्व के साथ पहला ऑक्सीजन था और अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन नहीं है, तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो सिंपल तौर पर अगर इसका बात किया जाए तो उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का घटना। इसे हम ऐसे समझते हैं, जैसे एक कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन रहा है, मतलब कार्बन के पास पहले से ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन कंप्लीट हुआ, इसके पास ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ये जो अभिक्रिया होगा आपका उपचयन अभिक्रिया होगा। उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास। अब हम इस अभिक्रिया को विस्तार से समझते हैं। जैसे आपका ये CuO है और H2 है, तो रिएक्शन जब होगा तो ये ऐसे हो जाएगा Cu प्लस H2O। अब इस अभिक्रिया से हम उपचयन अभिक्रिया को, जो आपका लिखा हुआ है अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स, इन तीनों अभिक्रिया को हम उस रिएक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे CuO है, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, रिएक्शन होने के बाद ये जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब वो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, मतलब अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं जो कॉपर है वो अपचयित हो गया, मतलब उस ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, और इस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। उसी प्रकार से हम देखते हैं H2 है, इसके पास ऑक्सीजन यहाँ पर उपलब्ध पहले से नहीं है, लेकिन जैसे ही ये अभिक्रिया करता है तो इसके पास ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जल का निर्माण होता है, अर्थात जो H2 है वो उपचयित हुआ, अर्थात उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, और इस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से हम उपचयन अभिक्रिया को भी दर्शा सकते हैं, अपचयन अभिक्रिया को भी दर्शा सकते हैं। जैसे फिर से एक बार देख लेते हैं, CuO ऑक्सीजन है, अभिक्रिया के बाद Cu के पास ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो अपचयन H2 ऑक्सीजन नहीं है, अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो उपचयन। इसी प्रकार से जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया को हम, जो रेडॉक्स है, इसे हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब एक साथ जब उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको फिर से जानते हैं, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती हो, उस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रेडॉक्स का भी उदाहरण हो गया, क्योंकि एक ही रिएक्शन में, मतलब एक ही अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित होता है और दूसरा अभिकारक उपचयित होता है, अर्थात एक उपचयन हो रहा है और एक अपचयन, दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो फिर से समझेंगे उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन में क्या था, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न हो, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि आपसे उपचयन अभिक्रिया क्या है, तो डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद इस ई रिएक्शन को लिख करके ऐसे दर्शाया जा सकता है, H के साथ एरो बना करके उपचयन। अब मान लीजिए पूछे आपसे अपचयन अभिक्रिया, तो एरो यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे और लिख देंगे यहाँ पर अपचयन। अब यदि पूछता है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो दोनों में एरो बना देंगे आप, अपचयन को भी दर्शा देंगे और उपचयन को भी दर्शा देंगे, और नीचे लिख देंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया था। अब हम लोग जानेंगे संचारण के बारे में, विकृत करनेता और प्रतियोक्सी कारक के बारे में। संचारण क्या है? संचारण का शाब्दिक अर्थ है संचारित होना, मतलब कोई भी अगर तत्व है तो उसका ऊपरी परत का क्षय हो जाना, मतलब बोल सकते हैं सिंपल शब्द में जंग लगना। जैसे
किसी लोहे की वस्तु को हम बाहर छोड़ देते हैं बारिश में, वायु में, अम्ल आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में, तो धीरे धीरे उसका ऊपरी परत का जो क्षय होता है वो प्रक्रिया हमारा संक्षारण कहलाता है। इसे अगर हम डिफिनेशन के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जब किसी धातु को अम्ल आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसकी ऊपरी परत का धीरे धीरे क्षय होना आरंभ हो जाता है और उस अभिक्रिया को हम संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझेंगे, जब किसी धातु को हम अम्ल आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत का क्षय होना आरंभ हो जाता है और उस अभिक्रिया को हम संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। आगे है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है जब किसी खाद्य पदार्थ, कोई भी खाने वाला पदार्थ का गंध विकृत हो जाए। विकृत का मतलब होता है खराब हो जाना, विकृत हो जाए तो उस अभिक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता को हम बेहतर तरीके से समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए घर में कोई भी तेल में छना हुआ सामान, जैसे चिप्स हो या फिर पूड़ी हो या फिर कचौड़ी हो या फिर समोसा हो, इसको जब हम छान के रखते हैं और बहुत देर तक खुला छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो शाम तक या दूसरे दिन तक उसका टेस्ट और स्मेल, मतलब स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाते हैं। ये जो प्रक्रिया संपन्न हुआ इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। अगर इसे डिफिनेशन के रूप में लिखें तो जैसे लिखेंगे, जब किसी खाद्य पदार्थ को वायु की उपस्थिति खुला छोड़ दिया जाता है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है और इस अभिक्रिया को विकृत गंधिता हम कहते हैं। फिर से समझेंगे, जब किसी खाद्य पदार्थ को वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इस अभिक्रिया को विकृत गंधिता हम कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रतिऑक्सीकारक क्या है। तो प्रतिऑक्सीकारक जो है वो विकृत गंधिता को रोकने का एक उपाय है। जैसे कोई भी तैलीय सामान इसको छान के रखते हैं, इसका गंध खराब हो जाता है। अगर उसमें हम नाइट्रोजन डाल दें, नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है। नाइट्रोजन का काम क्या है? ऑक्सीजन के साथ तैलीय पदार्थ का होने वाला अभिक्रिया को रोक देना। प्रतिऑक्सीकारक मतलब जो ऑक्सीजन की अभिक्रिया को होने से रोक देगा, उसे हम प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। तो नॉर्मली आपने देखा होगा मार्केट में चिप्स मिलता है, चिप्स का पैकेट, भुजिया का पैकेट, उसमें क्वांटिटी कम होता है लेकिन उसके अंदर एयर होता है। तो जो एयर है वो नाइट्रोजन है और वो नाइट्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन से उस खाद्य पदार्थ का अभिक्रिया को रोक देता है, जिसकी वजह से वो चिप्स या फिर भुजिया लंबे समय तक खराब नहीं होता और उसका उपयोग हम बहुत लंबे समय बाद भी कर पाते हैं और वो सुरक्षित रहता है। और इसलिए क्योंकि जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन की अभिक्रिया को रोक देता है, तब नाइट्रोजन जो है वो प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो प्रतिऑक्सीकारक है क्या है? डिफिनेशन के रूप में समझेंगे। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की होने वाली अभिक्रिया को रोक देते हैं, उन पदार्थों को हम प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। उदाहरण के रूप में नाइट्रोजन को लिख सकते हैं। तो ये था हमारा केमिस्ट्री क्लास 10 का पहला लेसन जो यहाँ पे समाप्त होता है। इस लेसन का जो ये वीडियो आज जो बन रहा है, इसे लेकर 4 वीडियो आपको मिलेगा। 4 वीडियो में सारा लेसन कंप्लीट है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, कैसे रासायनिक समीकरण को लिखेंगे, कैसे उसे संतुलित करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या है, ये सारा कुछ आपको बताया गया। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो कॉल करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने जो क्लास 10 के विद्यार्थी हैं जैक बोर्ड के, उन्हें शेयर भी करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे आसानी से देख चुके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।